हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान तू पर। आज फिर से हम लोग एक नए अच्छे और बहुत ही 30 क्वेश्चन के सेट के साथ आप लोग के सामने प्रेजेंट है। ठीक है, एक बेहतरीन सेट है आप लोग के सामने, इसे आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आप लोग कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। लगातार जीके जीएस का टेस्ट सीरीज आप लोग के सामने आ रहा है। ठीक है, उसी में एक कड़ी के साथ आगे बढ़ते हुए ये एक अगला सेट आप लोग के लिए है, इसे आप अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आप लोग कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, महमूद गजनवी का जो कार्यकाल है, आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। तो पूछा जा रहा है कि जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण का जो उद्देश्य था, जो मोटो था, वो क्या था। ठीक है, क्या इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण किया? क्या गजनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया? क्या मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना इसका उद्देश्य था? या फिर मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना था? तो इसमें से क्या उद्देश्य था मोहम्मद गजनवी का, जिसके कारण मोहम्मद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए? अगर मैं इसकी बात करूं तो मोहम्मद गजनवी का जो कार्यकाल था वो 1998 से लेकर, ठीक है, 1030 ईस्वी तक जो था, ये मोहम्मद गजनवी का कार्यकाल था। इस कार्यकाल के अंतर्गत उसने पहला जो आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है, वो जयपाल के विरुद्ध, ठीक है, 1001 ईस्वी के टाइम, ठीक है, जयपाल, गुजरात के जयपाल के जो जयपाल नामक जो शासक थे, उनके विरुद्ध पहली बार क्या बोलते हैं, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। और अंतिम बार जो आक्रमण किया था वो जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में, ठीक है, 1027 ईस्वी में, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने क्या बोलते हैं, अंतिम बार आक्रमण किया था। तो लगातार 17 बार बैक टू बैक भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य जो था वो मोहम्मद गजनवी का क्या था? तो वो था, वो जो था मध्य एशिया से आया था, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एरिया से मोहम्मद गजनवी आया था, अरब क्षेत्रों से आया था। तो उसका एक उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जाए, और बड़े साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन का जरूरत पड़ता है। तो वो धन जो है वो भारत से मंदिरों को लूटना, मंदिरों में जितने भी स्वर्ण आभूषण थे, स्वर्ण से बने, चांदी से बनी जितनी मूर्तियां थी, उन सबको लूट कर धन एकत्र करना इसका उद्देश्य था, ताकि वो एक मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सके। ठीक है, तो ये इसका कारण था मोहम्मद गजनवी का, जो उसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, और कब पहला आक्रमण था? 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध, और अंतिम आक्रमण कब था? 1027 में, क्या बोलते हैं, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? आप सभी को पता है कहवा जो है कॉफी का एक उत्तम, क्या बोलते हैं, एक किस्म है, एक मतलब टाइप है, जिस, ठीक है, इसके पहले के सेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि जो कॉफी का एक अलग किस्म है जिसको हम लोग अरेबिका बोलते थे, वो भारत के किस राज्य में सब सर्वाधिक उगाया जाता है? जिसका आंसर क्या था? कर्नाटक था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉफी का एक अलग टाइप है, एक अलग किस्म जिसको हम लोग कहवा बोलते हैं। और अगर विश्व में देखा जाए तो कहवा जो है, ये इसका सबसे अधिक उत्पादन जो है वो कौन सा देश करता है? ये ब्राजील करता है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान जो लगाए गए थे वो कहां पर लगाए गए थे? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है चिकमंगलूर जनपद में, कुर्ग जनपद में, नीलगिरी जनपद में, या फिर वायनाड जनपद में। सभी के सभी जनपद जो हैं ये साउथ भारत के हैं, दक्षिण भारत के हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि ये चिकमंगलूर और कुर्ग जो है ये कर्नाटक जिले में आते हैं, नीलगिरी जो है हमारा तमिलनाडु क्षेत्र में आता है, और वायनाड जो है ये हमारा केरल राज्य में आता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि कहवा का उत्पादन इन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कहवा यानी कॉफी का जो उत्पादन था इन लोगों ने चिकमंगलूर जनपद, जो हमारा क्या बोलते हैं, कर्नाटक राज्य में आता है, ठीक है, वहां के एक जनपद है चिकमंगलूर, वहां से इन्होंने क्या बोलते हैं, कहवा का उत्पादन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां से ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल एक पॉइंट यहां पर एडिशन करना चाहूंगा कि कहवा का सर्वाधिक उत्पादन भी जो है वो कर्नाटक में ही होता है। ठीक है, तो आपसे कहवा पूछे, ठीक है, या फिर आपसे अरेबिका किस्म का कॉफी पूछे, ठीक है, तो कर्नाटक जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर हम लोग चाय की बात करेंगे तो चाय जो है, ठीक है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? असम में होता है। कहां पर होता है? असम में होता है। ठीक है, और चाय का जो उत्पादन भारत में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट हुआ था, वो कहां पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? असम में स्टार्ट हुआ था। और किस ईयर से? 1835 से। किस ईयर से? 1835 से। और ये जो साल था ये किस, क्या बोलते हैं, किस गवर्नर का ये कार्यकाल था? ठीक है, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था 1835 कि 35 का जो था वो अंतिम था। ठीक है, 1828 1835 जो था इनका कार्यकाल था। फिलहाल ठीक है, फिलहाल आपसे बात की जाएगी तो कहवा जो कॉफी है और या फिर अरेबिका कॉफी है मैक्सिमम आपका कर्नाटक राज्य में मिलता है, उत्पादन किया जाता है अभी भी। और चाय जो है सब सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादन होता है? असम राज्य में। चलिए
अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ठीक है, आपसे हमेशा बोला जाता है कि आप देश राजधानी, ठीक है, और देश और उसका करेंसी यानी मुद्रा, ये आपको क्या बोलते हैं? एशिया के आसपास, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ठीक है, अफ्रीका की जो प्रोमिनेंट कंट्री है वो आपको याद होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि तजाकिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो तजाकिस्तान जो है ये एक सेंट्रल एशिया का एक देश है। ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो देश आते हैं वो कौन कौन आते हैं? कजाकिस्तान आते हैं, ठीक है, किर्गिस्तान आता है, ठीक है, किर्गिस्तान आता है, और कौन आता है? तुर्कमेनिस्तान आता है, ठीक है, उसमें उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान आता है, ठीक है। तो ये सब जो कंट्री है ना, ये सब सेंट्रल एशिया में आते हैं। फिलहाल तजाकिस्तान का जो राजधानी है वो कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, रीगा, दुशांबे, ताशकंद या फिर बिस्केक। ठीक है, तो बिस्केक जो राजधानी है ना, ये किर्गिस्तान का है। किसका है? किर्गिस्तान का है। ठीक है, ताशकंद जो राजधानी है ये हमारा उज्बेकिस्तान का है। ठीक है, और दुशांबे जो जाता है यही हमारा जो राजधानी है ये तजाकिस्तान का है। ठीक है, तो तजाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? दुशांबे। ठीक है, और एक और आता है हमारे पास तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन है? ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। इसमें क्या होता है ना कि दोनों का नाम लगभग क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान का जो है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जो एक देश है, ठीक है, ये भी सेंट्रल एशिया का एक पार्ट है। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? असागबद। ठीक है, असाग, ठीक है, असागबद। ठीक है, ये कैपिटल है किसका? तुर्कमेनिस्तान का। लेकिन जब आपसे तजाकिस्तान पूछा जाए तो आप लोग क्या लगाओगे? दुशांबे लगाओगे। तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में लड़के जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि तजाकिस्तान का जो राजधानी है वो दुशांबे है और तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी है वो क्या है? असागबद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में क्या बोलते हैं क्या हुआ था? बर्लिन में हुआ था आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप। इसमें कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था? तो ये जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप जो हुआ था ये कहां पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या बोलते हैं भारत ने कितने पदक जीते थे? टोटल 11 पदक जीते थे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने टोटल 11 पदक जो थे वो जीते थे। ठीक है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था, लेकिन कितने भारतीयों ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, तो टोटल जो था 3 भारतीयों ने क्या बोलते हैं इसमें स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। ठीक है, और टोटल जो हमारा था 11 क्या बोलते हैं पदक हमारे पास आए थे, जिसमें 3 पदक जो था वो स्वर्ण पदक था और भारत को 3 पदक मिला था टोटल। ठीक है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में जो कहां पर हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? ठीक है, आपसे क्या बोलते हैं बुक वगैरह रिलेटेड से एक क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका क्या बोलते हैं ऐतिहासिक बुक जो है, इतिहास का जो बुक है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और एक जो करंट में चल रहा है वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको दोनों सेक्शन को कंप्लीट करना है। फिलहाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो उपन्यास है, ठीक है, द ओपियम, ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? द ओपियम ट्रॉफी। ऑप्शन क्या हमारे पास? इलैयाराज, खुशवंत सिंह, प्रकाश कुमार सिंह या फिर झुम्पा लाहिड़ी। ठीक है, तो द ओपियम ट्रॉफी नामक जो उपन्यास है, ठीक है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह ने ये उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द ओपियम ट्रॉफी। ठीक है, द ओपियम ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? ठीक है, अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो वर्तमान स्पीकर है, ठीक है, लोकसभा का जो वर्तमान स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला जो है ये कोटा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और वर्तमान समय में क्या बोलते हैं लोकसभा के स्पीकर है, लोकसभा के अध्यक्ष है। पूछा क्या जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी क्या बोलते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, और उस टाइम क्या बोलते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन क्या क्या हमारे पास है? एम ए अयंगर, सरदार हुकम सिंह, जीवी मावलंकर या फिर एन संजीवा रेड्डी। तो एन संजीवा रेड्डी तो होगा नहीं, ये राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और सरदार हुकम सिंह जो थे ये भी हाल फिलहाल में क्या बोलते हैं संसद से ये रिटायर हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, फिलहाल हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाता है, जीवी मावलंकर या फिर एम ए अयंगर। ठीक है, तो जब लोकसभा एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, आजादी के टाइम जब ये आया था और आज़ादी के पहले जब ये संवैधानिक सभा के रूप में एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, जिसको हम लोग संवैधानिक सभा बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के टाइम में, ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे ये क्या बोलते हैं अध्यक्ष चुने गए थे, स्पीकर चुने गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
संवैधानिक सभा जो बना था उस टाइम कौन चुने गए थे स्पीकर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर? तो जीवी मावलंकर थे। और यही जीवी मावलंकर जो है लगातार क्या बोलते हैं अध्यक्ष बने रहे। और हमारा देश जब आजाद हुआ 1947 में, और उस टाइम लोकसभा जब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, तो उस टाइम भी क्या बोलते हैं स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? ये जीवी मावलंकर ही थे। ठीक है, इनके बारे में 2 पॉइंट आपको जरूर बताना चाहूंगा मैं। ठीक है, जीवी मावलंकर जो थे ये पहले अब तक के सबसे प्रथम क्या बोलते हैं स्पीकर रह चुके हैं जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में आया था। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि आज तक किसी भी स्पीकर के विरुद्ध क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नहीं आया है, लेकिन जीवी मावलंकर के विरुद्ध आया था। ठीक है, पास नहीं हुआ वो दूसरी बात है। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये पहले क्या बोलते हैं ऐसे स्पीकर थे जिनके विरुद्ध क्या बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दूसरा बात क्या है? तो दूसरा बात ये है इनके बारे में काफी मतलब महत्वपूर्ण बात ये है कि जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल में ही हो गई। ठीक है, यानी जब ये क्या बोलते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्हीं के दौरान क्या बोलते हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो कार्यकाल के दौरान, ठीक है, कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाला, ठीक है, ये प्रथम स्पीकर थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये पॉइंट भी क्या बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं माइंड में रखोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप के पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो ये हम लोग का जीवी मावलंकर के बारे में काफी अच्छा पॉइंट था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग में है? ठीक है, किसकी बात की जा रही है? मैक्सिको की खाड़ी की बात की जा रही है। और किसकी बात की जा रही है? लेब्राडोर सागर की बात की जा रही है। आप सभी को पता होगा, अगर आपने क्या बोलते हैं साउथ में यहाँ पर देखा है, ये आपका क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं ये आपका साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको एक खाड़ी दिखता है, क्योंकि ये छोटा सा जो देश है ये मैक्सिको है। ये कौन सा देश है? ये मैक्सिको है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो खाड़ी होती है, ये जो क्या बोलते हैं ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये जो जिसको हम लोग बे ऑफ मैक्सिको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो खाड़ी है ये खाड़ी कहलाता है, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, ये जो खाड़ी कहलाता है ये मैक्सिको की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, रहा बात क्या बोलते हैं लेब्राडोर सागर का। ठीक है, तो लेब्राडोर सागर जो है वो यहाँ इस एरिया में पाया जाता है, लेब्राडोर सागर। ठीक है, तो दोनों के दोनों जो एरिया है मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और लेब्राडोर सागर, ठीक है, ये लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर, ठीक है, ये यहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो हमारे पास जो एरिया है ये किस महासागर के अंतर्गत आता है? ये हमारा अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। और इसके अटलांटिक महासागर के बारे में मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया हुआ था कि अटलांटिक महासागर जो है ऐसा महासागर है जिसका शेप कैसा है, जिसका आकृति कैसी है? एस प्रकार का है। किस प्रकार का है? एस प्रकार का। यानी आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि किस महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है, किस महासागर की आकृति जो है वो क्या बोलते हैं एस प्रकार का है। तो अटलांटिक महासागर की जो आकृति है वो एस प्रकार का है। ठीक है, और क्या बोलते हैं ये जो हमारा जो क्वेश्चन था कि मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर ये निम्नलिखित में से किस के भाग है? तो ये अटलांटिक महासागर के भाग है। ठीक है, इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, अटलांटिक महासागर जो हो जाएगा जिसके अंतर्गत मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था 2023 वाला, उसमें आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अब ये क्वेश्चन क्यों आपके पास लाया गया है? आपके माइंड में ये होगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारे मतलब खेलों में बहुत सारे पदक जीते हैं, लेकिन आकाश कुमार की ही बात क्यों की जा रही है? तो आकाश कुमार जो है ये हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। कहां से आते हैं? बिहार से आते हैं। ठीक है, और ये इकलौते क्या बोलते हैं मतलब बिहार से जाने वाले पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी थे, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, जिन्होंने क्या बोलते हैं स्वर्ण पदक जीता है। जिन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यानी टोटल बिहार से, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में जो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर वगैरह एरिया में हुआ था, ठीक है, उसमें बिहार ने टोटल कितने पदक जीते हैं? टोटल जो जीते हैं 7 पदक जीते हैं। कितने जीता है? बिहार ने टोटल 7 पदक जीता है। ठीक है, और जिसमें से इकलौता स्वर्ण जो है वो किसने जीता है? आकाश कुमार ने जीता है। इसलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने लाया गया है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक तो जीता है, लेकिन किस खेल में जीता है? ऑप्शन हमारे पास क्या है? कुश्ती, तलवारबाजी, निशानेबाजी या फिर मल्लखंब। ठीक है, तो आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक जो जीता है, ठीक है, ये हमारा तलवारबाजी में जीता है। किसमें जीता है? तलवारबाजी में आकाश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और टोटल कितने पदक जीते हैं बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो टोटल 7 पदक जीते हैं। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, टोटल पदक जो जीता गया था बिहार के द्वारा वो 7 पदक जीता गया था, और ये था 1 स्वर्ण था,
एक सिल्वर था और 5 जो था ये हमारा ब्रॉन्ज था। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर रेशियो है। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कौन सा देश में होगा? किस देश में जो होगा मिस वर्ल्ड 2023 का ये आयोजन होगा? ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि मिस वर्ल्ड 2023 का जो आयोजन होने वाला है वो हमारे ही देश भारत में होने वाला है। भारत जो है 2023 का मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता को आयोजित करने वाला है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अब मिस वर्ल्ड जो आ गया है इसमें हम लोग इसका डिटेल्स पढ़ लेंगे भारत से संबंधित। ठीक है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन से ये सीख लिया कि क्या बोलते हैं, भारत जो है 2023 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला है। ठीक है, आपके माइंड में ये आएगा कि इसके पहले भारत ने क्या कभी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो हाँ, 1996 में। कब? 1996 में भारत ने क्या बोलते हैं इसका आयोजन किया था। ठीक है, इसका आयोजन किया था इसके पहले। ठीक है, किसके पहले? 2023 के पहले। और उसके बाद आज 28 साल के बाद 28वें साल में क्या बोलते हैं 2023 में भारत जो है मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। ठीक है, अगर आपके माइंड में आएगा कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी, यानी भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, तो वो थी कौन? रीता फारिया। कौन थी? रीता फारिया। रीता फारिया जो थी, ठीक है, ये भारत की क्या बोलते हैं भारत की ओर से बनने वाली पहली मिस वर्ल्ड थी। ठीक है, और ये 1966 में, कब? 1966 में क्या बोलते हैं इन्होंने क्या बोलते हैं मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। ठीक है, और ये कौन थी? रीता फारिया थी। इसके बाद ऐश्वर्या राय वगैरह जो भी थी, डायना वगैरह जो भी थी, उन्होंने क्या बोलते हैं मिस वर्ल्ड जीतने का काम किया है, उपाधि ली है। फिलहाल अगर आपसे पहला मिस वर्ल्ड पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा? रीता फारिया 1966 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का मेंबर बना है? ठीक है, यानी एससीओ का मेंबर बना है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है। आपको एससीओ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि एससीओ जो है ये कब बना है? 2001 में क्या बोलते हैं एससीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और एससीओ का राजधानी कहां पर है? ठीक है, तो एससीओ का जो राजधानी है, सॉरी एससीओ का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहां पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा बीजिंग में है। कहां पर है? बीजिंग में। बहुत लोग क्या है ना कंफ्यूज हो गए, क्या बोलते हैं संघाई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? संघाई लगा देते हैं। संघाई भी चाइना में पाया जाता है, सॉरी संघाई भी जो है वो चाइना में ही क्या बोलते हैं एक एरिया है। ठीक है, लेकिन जो मतलब आपको यहाँ पे याद करने का ट्रिक क्या है, SCO एस से स्टार्ट हो रहा है तो आप संघाई को नहीं करोगे, आप एस का उल्ट मतलब एस के जगह पर संघाई यूज नहीं करोगे, एस की जगह बीजिंग यूज करोगे। ठीक है, तो एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बीजिंग में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एससीओ में एक हाल फिलहाल में एक अस्थायी सदस्य को जोड़ा गया है, वो कौन सा देश है? क्या वो ईरान है? क्या वो बेलारूस है? क्या वो इराक है? या फिर उज्बेकिस्तान है? ठीक है, तो एससीओ में जो अस्थायी सदस्य के रूप में जो चुने गए हैं, ठीक है, वो कौन है? ईरान है। कौन है? ईरान है। ठीक है, एससीओ में अभी टोटल कितने कंट्री थे? 8 कंट्री थे। ठीक है, कौन कौन थे? तो भारत था, पाकिस्तान था, ठीक है, चाइना था, ठीक है, और हमारा क्या बोलते हैं और ये उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह जो देश हैं वो सब शामिल थे। अब इसमें एक कंट्री जुड़ गया है, वो कौन हो गया है? वो हो गया ईरान। ठीक है, ईरान हो गया है। तो ये कौन है? ईरान। ईरान जो है अब एससीओ में शामिल हो गया है परमानेंट मेंबरशिप के रूप में, और टोटल जो मेंबर बन गए हैं एससीओ के कितने बन गए हैं? 9 बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल लॉ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है 25 दिसंबर, 24 दिसंबर, 26 नवंबर या फिर 20 नवंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए रिवीजन के तौर पर लाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ने पिछले सेशन में किया भी है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं रिवीजन के लिए लाया गया ताकि आपका जो है बैक टू बैक जो है रिवीजन चलता रहे, और क्वेश्चन जब रिवाइज किया हुआ क्वेश्चन जब आपके सामने दिखता है तो एक स्पीड में आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है और अभी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 26 नवंबर को क्या बोलते हैं राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर जो है राष्ट्रीय विधि दिवस मनाया जाता है, और यही वो 26 नवंबर है जब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को क्या बोलते हैं हमारा मतलब हम लोग को क्या बोलते हैं क्या मिला था? हमारा संविधान मिला था। ठीक है, भारत को अपना पहला संविधान कब मिला था? ठीक है, उस संविधान जो पारित हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को मिला था, और भारत के नागरिकों को अपना पहला संविधान मिला था जो भारतीयों के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाए जाते हैं? 26 नवंबर को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बछेंद्री पाल जानी जाती है, यानी किस चीज के लिए बछेंद्री पाल जानी जाती है? किस एरिया से ये संबंधित है बछेंद्री पाल? क्या ये एथलीट है? क्या ये टेनिस चैंपियन है?
क्या ये पर्वतारोहण है या फिर पैराशूट है? तो बछेंद्री पाल जो है, ठीक है, ये एक पर्वतारोहण है, ठीक है, पर्वतारोही है ये, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, पर्वतारोहण एरिया में, ये क्षेत्र में इनका नाम है, ठीक है। बछेंद्री पाल जो है भारत की, क्या बोलते हैं, भारत की ओर से, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये प्रथम महिला है, ठीक है, बछेंद्री पाल। और ये किस एरिया में, किस एरिया के लिए जानी जाती है? ये पर्वतारोहण के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? निम्नलिखित उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित राज्यों के लिए न्याय का कार्य देखता है। यानी आपने पढ़ा होगा कि हर राज्य में क्या बोलते हैं, न्यायालय नहीं है, ठीक है, हर राज्य का अपना न्यायालय नहीं है। अगर आप पूछोगे तो क्या बोलते हैं, आपके पास जो अंडमान निकोबार है उसका अपना क्या बोलते हैं, कोई न्यायालय नहीं है, वो क्या बोलते हैं, कोलकाता हाई कोर्ट से उसको किया जाता है, उसके एरिया को कवर किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लोग को इसमें से एक न्यायालय को चुनना है जो एक राज्य से अधिक राज्यों को कवर करते हैं, ठीक है, यानी केवल एक राज्य नहीं, उसके अलावा 2-3 राज्य के लिए वो हाई कोर्ट है, ठीक है। कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है? या वो गुवाहाटी है, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट है, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट है, या फिर ग्वालियर हाई कोर्ट है? तो ये जो है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो केवल आसाम नहीं, ठीक है, वो केवल आसाम नहीं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया। तो ये सब जो नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है उसके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है, वो कौन है? वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, कहां से कहां चलाई गई थी? बम्बई से, ठीक है, बम्बई से कहां चलाई गई थी? थाने चलाई गई थी, ठीक है, बम्बई से थाने चलाई गई थी। और किसके कार्यकाल में चलाई गई थी? तो ये चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड, ठीक है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, ठीक है, भारत में पहला रेलवे चला था। और कहां से कहां चला था? बंबई से थाने। आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस वर्ष चलाया गया था, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो किस साल चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1853 में, ठीक है। 1853 में भारत में क्या बोलते हैं, बंबई से थाने की ओर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? यानी एक मतलब एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ताशकंद एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, कब हुआ था, वो सब भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैंने इसके पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि ताशकंद जो है ये किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ताशकंद जो है ना, ये किस देश की राजधानी है? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ ना कुछ रिवीजन भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कि जो ताशकंद समझौता था ये क्या चीज से संबंधित था। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1965 में, ठीक है, किस दो देश के बीच युद्ध चल रहा था? तो 1965 में भारत, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, ठीक है। और ये युद्ध क्या बोलते हैं, 1965 में खत्म हुआ। किस समझौते के तहत? तो ताशकंद समझौते के तहत ये दोनों युद्ध जो है ये खत्म हुआ, ठीक है। एक एग्रीमेंट बना कि हाँ आगे जो है युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन ये जो ताशकंद समझौता हुआ था ये भारत में ना होकर कहां पर हुआ था? ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, ठीक है। और कौन किए थे? तो ये हुआ था हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये क्या बोलते हैं एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1966 को, 1966 को क्या बोलते हैं ये ताशकंद समझौता हुआ था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इसके जस्ट एक दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, ठीक है। इसके जस्ट एक दिन के बाद लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था और वो अभी तक कारण किसी को समझ में नहीं आया है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही थी ताशकंद समझौते की। हम लोगों ने काफी अच्छे डिटेल से इसको समझा है कि ताशकंद समझौता जो हुआ था वो क्यों हुआ था। तो भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था 1965 में, ठीक है। और उस युद्ध में विराम लगाने के लिए एक समझौता हुआ था जो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। और हमारे पीएम जो थे उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के पीएम के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ? जस्ट अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की रहस्य मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जानकारी, डिटेल जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं ना, कहीं ना कहीं जहां भी पॉइंट्स बन पाता है ये जानकारी देना और कहीं ना कहीं डिटेल।
अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, यानी किन्हें और नेशनल मूवमेंट का यानी स्वतंत्रता आंदोलन का ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? क्या ये सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, क्या अरुणा असफ अली को कहा जाता है, या फिर उषा मेहता को कहते हैं, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित को बोलते हैं? ठीक है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में ठीक है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली ठीक है अरुणा आसफ अली को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी। ठीक है, तो अरुणा आसफ अली जो है ये ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती है स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, और इनका जो रोल था काफी अहम था। ठीक है, और इन्होंने क्या बोलते हैं महात्मा गांधी के साथ साथ क्या बोलते हैं जितने भी थे राजेंद्र प्रसाद वगैरह जो भी थे वो काफी क्या बोलते हैं कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, और ये पेशे से ही क्या थी? ये एक वकील थी। ये क्या थी? वकील थी। फिलहाल हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इन्होंने क्या बोलते हैं जो धरसना नामक जो नमक खाना जो हम लोग ने क्वेश्चन भी किया था कि धरसना नामक जो नमक खाना था उसमें आक्रमण जो हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? ये सरोजिनी नायडू के नेतृत्व जब हमारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम क्या बोलते हैं रेडियो प्रसारण का जिम्मा किसके पास था? उषा था। और क्या बोलते हैं राम मनोहर लोहिया जो थे वो रेडियो पर प्रवक्ता के रूप में बोलने का काम करते थे, लेकिन सारा रेडियो प्रसारण का जिम्मा किसके पास था? उषा मेहता के पास था। ठीक है, तो ये ऑप्शन के साथ था। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा कि ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे बोलते हैं? ये अरुणा आसफ अली को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? यानी आपको एक ऐसी नदी का बताना है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। क्या वो महानदी है, क्या वो ब्रह्मपुत्र है, क्या वो रावी है, या फिर चिनाब है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नामक जो नदी है ठीक है ये ब्रह्मपुत्र जो है जो क्या बोलते हैं पूरे असम नॉर्थ ईस्ट पार्ट को पूरा असम के बीच में ये आती है और जाके क्या बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है कहाँ से निकलती है? ये भारत से नहीं निकलकर ये तिब्बत जो एरिया है ठीक है तिब्बत के पास जो मानसरोवर है उससे 80 किलोमीटर दूर से ये निकलती है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के एरिया से निकलती है और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। और ये नदी जब क्या बोलते हैं भारत का ठीक है भारत में क्या बोलते हैं यहां से जब इंटर करती है ठीक है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये जब अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में ये जब नदी इंटर करती है इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। और ये नदी जब असम में इंटर करती है तब ये क्या कहलाती है? ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत के क्षेत्र से नहीं निकलती है, ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से यू आकार का शेप बनाते हुए यू आकार के रास्ते बनाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है जहां पर इसको दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? यानी सिक्किम जो था वो पहले राज्य सिक्किम जो राज्य था वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, एक संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को क्या बोलते हैं? भारत में मिलाया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया है वही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या वो 30 था? ठीक है, क्या वो 32वें संविधान संशोधन था या फिर 36वें संविधान संशोधन था या फिर 38वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया, भारत में मिलाया गया? तो सिक्किम को 1975 में ठीक है 1975 में सिक्किम को क्या बोलते हैं? भारत का हिस्सा बनाया गया है। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम को क्या बोलते हैं? भारत का एक हिस्सा बनाया गया है, पूर्ण हिस्सा बनाया गया है और एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, इसके पहले सिक्किम को भारत से मिलाया तो गया था लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त तो सिक्किम को नहीं था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है? तो 36वें संविधान 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है? पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव जो है किसके द्वारा दिया गया था? देखिए अब मैंने कितना बार बोला है कि आपको क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान जो है यानी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं काफी अच्छे से करके जाना है क्योंकि उससे संबंधित इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। और यहाँ भी क्या बोलते हैं इस सेट में भी हम लोग ने क्या बोलते हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि रोलिंग प्लान जो है इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था?
ठीक है, यानी रोलिंग प्लान जो स्टार्ट हुआ था वो मोरारजी देसाई के टाइम, ठीक है, 1978 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मोरारजी देसाई कौन स्टार्ट किए थे? मोरारजी, ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे, ठीक है, जो पहले क्या बोलते नन कांग्रेसी ये प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मतलब कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से ये नहीं थे। ठीक है, नन कांग्रेसी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 1978 में क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं रोलिंग प्लान को इन्होंने अपनाया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो रोलिंग प्लान था, जो क्या बोलते हैं हर साल आता है, एक साल का प्लान होता है ये। ठीक है, तो ये रोलिंग प्लान जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? कौन इसके जनक थे? ठीक है, क्या ये जी मिडल थे, आर नरकसे थे, डब्ल्यू ए लेविस थे, या फिर एम सैमुअल्सन थे? तो ये जो रोलिंग प्लान लाया गया था ये जी मिडल के द्वारा लाया गया था। ठीक है, जी मिडल के द्वारा क्या बोलते हैं ये रोलिंग प्लान को दिया गया था, ये इसके जनक माने जाते हैं। और इसको अपनाने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 1978 में क्या बोलते हैं इस रोलिंग प्लान को अपनाया था भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य, ठीक है, किस लोक नृत्य का संबंध जो है वो असम राज्य से, ठीक है, असम राज्य से नहीं है? ठीक है, यानी ऐसा लोक नृत्य जो असम राज्य से बिलोंग नहीं करता है, असम राज्य से संबंधित नहीं है, वही आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं छांटना है, आपको यहाँ पर आंसर देना है। क्या क्या वो नट पूजा है, क्या वो चोंगली है, क्या वो बिहू है, या फिर बधाई है? ठीक है, इसमें से कौन सा लोक नृत्य जो है वो असम राज्य से बिलोंग नहीं करता है, असम राज्य से संबंध नहीं रखता है? नट पूजा जो है वो असम राज्य से संबंध रखता है, चोंगली जो है ये असम राज्य से संबंध रखता है, और बिहू को कौन नहीं जानता है? ठीक है, बिहू को तो सभी लोग जानते होंगे कि बिहू जो है जनवरी फरवरी में मनाया जाने वाला असम का फेमस क्या बोलते हैं लोक नृत्य है। ठीक है, लेकिन अगर बधाई की हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो बधाई जो है इसका संबंध असम राज्य से नहीं है। बधाई का संबंध कहां से है? बधाई का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है। कहां से? मध्य प्रदेश से। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, बुंदेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, वहां पर क्या बोलते हैं खुशी के मौके में, ठीक है, खुशी के मौके में क्या बोलते हैं नाचने वाला जो नृत्य होता है ये एक लोक नृत्य होता है जिसको हम लोग बधाई बोलते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है वहां पर बधाई नामक लोक नृत्य जो है वहां पर क्या बोलते हैं अपनाया जाता है, वहां पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इसका संबंध असम से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? यानी आपको ऐसे इकोनॉमिक्स का नाम बताना है, ऐसे अर्थशास्त्री का नाम बताना है जो राष्ट्रीय आय पर क्या बोलते हैं दूरगामी काम किए हैं, दूरगामी कार्य किए हैं। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय आय पर, ठीक है, राष्ट्रीय आय पर भारत का प्रथम अर्थशास्त्री का नाम बताने के लिए बोला जाए तो आप बोलोगे कि भारत का प्रथम अर्थशास्त्री जिसने राष्ट्रीय आय पर क्या बोलते हैं थ्योरी दिया था, राष्ट्रीय आय को आकलन किया था, राष्ट्रीय आय की गणना की थी, वो कौन था? दादाभाई नौरोजी था। कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। दादाभाई नौरोजी थे वो क्या बोलते हैं ये थे, ये पहली क्या बोलते हैं भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे, और ये क्या बोलते हैं ड्रेन थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे? ड्रेन थ्योरी। ठीक है, ड्रेन थ्योरी देने का इन्होंने काम किया था कि जो भाई साहब देखो ऐसा ये है कि भारत से धन का निष्कासन तो हो रहा है लेकिन उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो खुलासा जो था वो दादाभाई नौरोजी ने किया था, और पहली बार क्या होता राष्ट्रीय आय का आकलन भी दादाभाई नौरोजी किए थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किसने किया था? कौन अर्थशास्त्री ने ऐसा किया था? ऑप्शन क्या है? जगदीश भगवती, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, एमएल सेठ, या फिर वीकेआर वी राव। ठीक है, तो आजादी के पहले, ठीक है, आजादी के पहले क्या हमारे राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य करने वाले जितने भी अर्थशास्त्री थे उसमें से एक कौन थे? वीकेआर वी राव थे। वीकेआर वी राव जो थे इन्होंने क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र पर, राष्ट्रीय आय पर क्या बोलते हैं एक दूरगामी कार्य किया था। ठीक है, और वो उस टीम के मेंबर भी थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वीकेआर वी राव जो थे, ठीक है, वीकेआर वी राव ये राष्ट्रीय आय पर, ठीक है, दूरगामी कार्य करने वाले अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा हमारे यहाँ पास। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, गुरुदेव नाम से कौन जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन जो है काफी इजी क्वेश्चन है और मुझे इसे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग इसका आंसर दे भी दोगे। फिलहाल यहाँ पर जो गुरुदेव नाम से किनको जाना जाता है, तो गुरुदेव नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। किनको जानते हैं हम लोग? रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। शांति निकेतन इन्हीं के द्वारा स्थापित था। किनके द्वारा स्थापित था? शांति निकेतन जो है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। और इसी शांति निकेतन को अभी क्या बोलते हैं यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने क्या बोलते हैं क्या किया है, एक भारतीय
मतलब हेरिटेज के रूप में शामिल किया किसको, शांति निकेतन को, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, जन गण मन जो गाना है, जन गण मन, ठीक है, जन गण मन जो है, ये इसका जो लेखन था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था, जो हमारा राष्ट्रीय गान है अभी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या बोलते हैं, 1913 में, ठीक है, 1913 में गीतांजलि के लिए क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। गीतांजलि नामक इन्होंने एक किताब लिखा था, एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था इनको, ठीक है, किनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इनको हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, एकाधिकार का अर्थ क्या है, यानी मोनोपोली, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली का अर्थ क्या है, एकाधिकार का अर्थ क्या है, ठीक है। तो एकाधिकार का अर्थ ये होता है कि अगर कोई चीज है, ठीक है, जिसमें हम लोग का एक अपना एक मतलब इकलौता अधिकार है, ठीक है, हमारे अलावा कोई भी कंपटीटर जो है वहां पर मौजूद नहीं है, हम ही जो है वहां के क्या बोलते हैं पूरे मार्केट का मतलब कवर कर रहे हैं, जैसा रेट हम डिसाइड करेंगे वैसा ही रेट में सामान बिकेगा, ठीक है। तो एकाधिकार का अर्थ ये होता है कि एकल विक्रेता, क्या होता है, एकल विक्रेता, यानी उस एरिया में बस एक ही विक्रेता जो है जो सामान बेच रहा है वो पार्टिकुलर, ठीक है, उसके अलावा कोई भी वो सामान कोई भी विक्रेता नहीं बेच रहा है। तो इस टाइप के विक्रेता को हम लोग क्या बोलते हैं, एकाधिकार है, यानी मार्केट में उसका एकाधिकार है, ठीक है, वो जैसा चाहेगा वैसा बेचेगा, उसके अलावा कोई भी दुकानदार जो है वैसा सामान नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो जब किसी पार्टिकुलर सामान की बिक्री हो रही हो मार्केट में, बाजार में, और उस सामान को बेचने के लिए मात्र एकल विक्रेता हो, एक ही विक्रेता हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं। और हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोपोली है, क्या है, मोनोपोली है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है। तो आपको पता होगा कि यहाँ हमारे पास जो प्रशांत सागर है, ठीक है, ये प्रशांत सागर है, यहाँ पर बेरिंग स्ट्रीट है, कौन सा स्ट्रीट है, बेरिंग स्ट्रीट है, ठीक है। तो यहां से क्या बोलते हैं, ऐसे करके, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जो है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तिथि रेखा, ठीक है, तिथि रेखा यहां से पास होती है, ये बेरिंग स्ट्रेट से पास होती है। यहां पर क्या बोलते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा रसिया हो गया, ठीक है, और यहां पर हमारा क्या हो गया, यूएसए का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेरिंग स्ट्रेट से बेरिंग जो पास है, बेरिंग जो है यहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे ऐसे करके पास होती है। आपसे पूछ रहा है कि किस मतलब कहां से पास होती है, क्या ये विषुवत रेखा से पास होती है, क्या 0 डिग्री देशांतर से पास होती है, या फिर 90 डिग्री पूर्व देशांतर से पास होती है, या फिर 180 डिग्री देशांतर से पास होती है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर से पास होती है। कहां से पास होती है, 180 डिग्री देशांतर से ये पास होती है। और यहां पर क्या बोलते हैं, 180 डिग्री लिखा हुआ रहता है, यहां से क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पास होती है ऐसे ऐसे जिगजैग मैनर में, ठीक है। और यहां के बाद अगर आप यहां से जैसे ही यहां से पास करोगे तो चूंकि क्या बोलते हैं 15 मिनट जो होता है, सॉरी 15 मिनट जो 15 डिग्री जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है। तो जैसे आप यहां से पास करोगे, ठीक है, तो आप इसको 15 डिग्री से इसको 180 को डिवाइड करोगे, कितना आता है, 12 आता है, ठीक है। 15 को मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 180 में, कितना आता है, 12 आता है। यानी जैसे ही आप यहां से यहां पर चल जाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, 12 घंटा जो है आप आगे चल जाएगा, 12 घंटा आप लोग आगे चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये जो होता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण ही होता है, यहां से जो है टाइम फ्रेम जो है 12 घंटा आगे चल जाता है, ठीक है। और ये कहां से पास होता है, 180 डिग्री देशांतर से पास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है, ठीक है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है हम लोग ने पिछले सेशन में किया था, जिसमें हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस भी किया था कि कोणार्क मंदिर को निर्माता कौन है, ठीक है, कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन है। तो ये जो थे ठीक है, वीर नरसिंह देव, ठीक है, वीर, ठीक है, नरसिंह देव जो थे, वीर नरसिंह देव जो थे, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, कोणार्क मंदिर के निर्माता थे, ठीक है। कौन थे, कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। ये जो कोणार्क मंदिर है किस देवता का है, ये सूर्य देवता का है, ठीक है। ये एक सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण क्या बोलते हैं, नरसिंह देव ने किया था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सूर्य मंदिर है भारत में, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। और हमारा क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है कोणार्क मंदिर। तो ये कोणार्क मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और ये किस देवता से संबंधित है, ये सूर्य देवता से संबंधित है। इसका निर्माण जो था ये नरसिंह देव ने करवाया था, ठीक है। और चूंकि ये उत्तर भारत का मंदिर है तो ये नागर शैली में था, किसमें है, नागर शैली में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत के गठन की
के लिए बनाया है। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत के निर्माण की बात की जाती है। ठीक है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के निर्माण की बात की जाती है। तो अगर आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी जो है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है, नीति निर्देशक तत्व अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इसका आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहां तक है? 51 तक है। और ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस भी किया है कि ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज, ग्राम में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग की स्थापना, ये सब किसका संकल्पना है, किसका कल्पना है? ये जो कल्पना था किनका था? महात्मा गांधी का था। किनका था? महात्मा गांधी का था। तो ये जो ग्राम पंचायत जो है, ये महात्मा गांधी का कल्पना था। ठीक है, कि एक अच्छा ग्राम पंचायत बने, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बने। ठीक है, और उसमें छोटे छोटे उद्योग भी क्या बोलते लगाए जाए, ताकि वो वहां के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। फिलहाल यहाँ पर बात की जो जा रही है, ये ग्राम पंचायत जो है किस अनुच्छेद में है? तो ये नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत के निर्माण की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत क्या बात की गई है? ग्राम पंचायत के गठन की बात की है कि हाँ ग्राम पंचायत होना चाहिए। और अभी भी क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है, जो हमारा क्या है 92वां जो संशोधन है, संविधान संशोधन है 1900 क्या बोलते हैं 1973। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का बात किया गया है। ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, जो जिसका एक स्तर क्या है, ग्राम पंचायत भी है। क्या है? ग्राम पंचायत भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको फैक्चुअल चीजें मतलब देखने के लिए मिलता है तो ये काफी अच्छा फैक्चुअल चीज है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है ना, ईयर डेट आपको याद रखना पड़ेगा। आपको बस ये इससे काम नहीं चलेगा कि साइमन कमीशन जो था वो क्या बोलते हैं, उसमें कौन कौन मेंबर थे, पैंथिंग लॉरेंस थे, एवी एलेक्जेंडर थे, ठीक है, और क्रिप्स भी थे। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन की जो स्थापना की गई थी वो नवंबर 1927 में की गई थी। ठीक है, नवंबर 1927 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो हमारे पास जो अधिनियम था 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था, इसको क्या बोलते हैं, रिव्यू करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, एनालिसिस करने के लिए कि इसके द्वारा जो सुधार लाया गया था, रिफॉर्म्स लाया गया था, ये क्या बोलते हैं, सही है या फिर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या क्या कमी है और क्या होना चाहिए, तो इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। कब? नवंबर 1927 में। ठीक है, बनाया तो नवंबर 1927 में। इंग्लैंड से वो लोग चले, नाव के द्वारा चले, शिप के द्वारा चले। भारत कब पहुंचे? तो भारत पहुंचे 1928 के फरवरी में। कब पहुंचे? 1928 के फरवरी में। ठीक है, तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत के बंबई में पहुंचा। कहां पहुंचा? बंबई में पहुंचा। और इसमें क्या बोलते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं भारतीय मेंबर नहीं था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वेत कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी के सभी जो मेंबर थे वो अंग्रेज ही थे, भारत का कोई मेंबर इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, फिलहाल 1928 में ये बंबई पहुंचे थे और इनका जो भारत के विभिन्न राज्यों में क्या बोलते हैं, इसका विरोध किया गया था। और पंजाब में जब विरोध हो रहा था, ठीक है, जब पंजाब में साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, ठीक है, तो लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय क्या हुए, मारे गए। लाला लाजपत राय, ठीक है, ये जो थे ये मारे गए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाला लाजपत राय का जो मृत्यु हुआ था किस चीज का विरोध करने के समय हुआ था, दौरान हुआ था? तो वो साइमन कमीशन का विरोध करे थे पंजाब में, क्योंकि इनको शेरे पंजाब बोला जाता है। ठीक है, और विरोध करने के टाइम साइमन कमीशन का जब ये विरोध करे थे तो इतनी लाठी इनमें बरसाई गई कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हाल ही में किसे क्या बोलते हैं, नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? क्वेश्चन आपके पास ये है, क्या वो केवी साजी है, क्या वो उर्जित पटेल है, क्या वो राहुल सिन्हा है, या फिर हमारा शक्तिकांत दास है? ठीक है, तो नाबार्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किनको बनाया गया है? ये बनाया गया है केवी साजी को। किनको बनाया गया है? केवी साजी को। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? ठीक है, किस राज्य में जो है उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, तो मानसूनी वर्षा जो अगर हमारे पास ये भारत का एरिया है, ठीक है, अगर ये भारत का एरिया है, ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ से इंटर करता है, दक्षिण पूर्वी मानसून जो है यहाँ से इंटर करता है। ठीक है, तो जाड़े के समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर के टाइम क्या होता है कि पंजाब की तरफ से, ठीक है, पंजाब पश्चिम तरफ से, पंजाब की तरफ से क्या बोलते हैं, एक उत्तर पूर्वी मानसून स्टार्ट होता है, जो लौटते टाइम क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में काफी अधिक वर्षा कर देता है। जब ये लौटता है ना, तो तमिलनाडु के एरिया में
तमिलनाडु के एरिया में काफी अधिक वर्षा कर देता है। और वही क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटता है उसके दौरान क्या बोलते हैं, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो हमारा तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है। तो ये दो टाइप का मानसून है, एक दक्षिण पूर्वी मानसून है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, और एक क्या है, एक उत्तर पूर्वी मानसून है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जब लौटते टाइम क्या बोलते हैं, सबसे अधिक वर्षा जो करवाता है ये तमिलनाडु में करवाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बॉम्बे, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन था हम लोग का। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन का सेट है जिसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए गए हैं। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ये सेशन आप लोग कमेंट में लिखिए। ठीक है, और कितने सही हुए हैं ये भी आपको लिखना है, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एक मॉरल प्रेशर आप पर बना रहे कि आप क्या बोलते हैं, कहाँ पर लाइक कर रहे हो और आपकी तैयारी जो है वो किस स्तर की अभी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।